हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा आज हम बात करेंगे एक नेफ्रॉन की संरचना की। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि जो उत्सर्जन तंत्र है मानव में, उसमें कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, जिसमें हमने वक्र की आंतरिक संरचना, किडनी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या होता है। जो किडनी होती है हमारी, उसके अंदर उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर बहुत सारी मात्रा में जो नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं, और यही नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, हमारे जो रुधिर है उसके अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानकर मूत्र बनाने का जो कार्य है वो यही नेफ्रॉन करते हैं। तो इसीलिए इन्हें वक्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आज हम ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है इसके द्वारा एक नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताया है कि एक नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक नेफ्रॉन के, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये दो भाग हैं। पहला ये कप जैसी संरचना है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और जो पीछे का आप भाग देख रहे हैं, ये पूरा नलिकाकार जो भाग देख रहे हैं आप यहाँ तक का, इसे हम कहते हैं रीनल नलिका, रीनल नलिकाएं या वक्रीय नलिकाएं या रीनल टिब्यूल्स। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है इसे हम कहते हैं रीनल नलिकाएं। और ये जो यू के आकार की संरचना है इसे हम कहते हैं बोमेन संपुट, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग से, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब एक एक करके हम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस क्या है? ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग से, मैंने ये जो आपको दिखाया है, ये क्या है आपका, ये वाला जो भाग है केवल, ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस। आप जानते हैं हमारे शरीर में जो रुधिर लाने का, हृदय जब पंप करता है रुधिर को, तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनी। तो ये आपकी धमनी है, ये वाली भी और ये वाली भी, जो किडनी के अंदर, या ये कहें कि नेफ्रॉन के अंदर जो रुधिर को ला रही है छानने के लिए, उस धमनी का नाम होता है अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। और जब रुधिर छन जाता है तो उस बचे हुए रुधिर को जो वापस ले जाती है, ये जो पतली वाली है, इसका नाम है अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। और ये जो आप देख रहे हैं कप जैसी संरचना नीले रंग से, इसका नाम है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल भी हम इसे कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग से, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यही ग्लोमेरुलस क्या कर रही हैं, यही रुधिर को छानने का काम करती हैं। जैसे चाय की छलनी होती है जिसमें से हम चाय छानते हैं, उसी तरीके की ये संरचना होती है। बनी किससे होती है? ये चाय की छलनी तो जाली की बनी होती है, तारों की जाली की। ये भी जाली ही जैसी संरचनाएं बनी होती है, ये बनी होती है। ये जो अभिवाही धमनिका है, ये धमनिका किसमें टूट जाती है? आगे जाके हमने पढ़ा था केशिकाओं में। तो ये केशिकाएं जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और ये केशिकाएं आपस में फिर मिलकर क्या बनाती हैं? जाली बना लेती हैं। और इन जाली से ही जो रुधिर है, जिसके अंदर यूरिया उपस्थित है और भी पदार्थ उपस्थित हैं, वो सब छनते हुए कहाँ जाते हैं? वो छनकर इस बोमेन संपुट में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा पहला भाग था नेफ्रॉन का। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग का जो पूरा नाम है वो है रीनल नलिकाएं, लेकिन इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? ये जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं यहाँ तक का, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है, इसे हम कहते हैं PCT, यानी कि समीपस्थ। हिंदी में इसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका।
और ये जो यू के आकार की नीली वाली जो संरचना आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं हेनलेलू। हेनलेलू ये कैसा होता है, जैसे जूड़े के पिन होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे जूड़े के वो जो पिन होते हैं यू के आकार के होते हैं नीचे से, तो वो ऐसी ही ये संरचना होता है यू के आकार की। और ये जो इस तरह की ये जो संरचना है नीले ही रंग से, ये वाला भाग, ये कहलाता है आपका DCT, यानी दूरस्थ कुंडलित, क्योंकि ये कुंडलित है, कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। और ये जहां मिल रही हैं वो क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं संग्रहित नलिका, क्योंकि इसमें ही सब कुछ जो छन के आ जाता है, जो मूत्र है वो संग्रहित हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं संग्रहित नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इंग्लिश में। अब इसे हमने PCT क्यों कहा और इसे हमने DCT क्यों कहा, इसका भी एक कारण है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल पास है और इसका नाम ही है समीपस्थ, यानी जो बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल समीप स्थित है कुंडलित भाग, उसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या PCT। पी से आप लगा सकते हैं पास और डी से आप लगा सकते हैं दूर, और यहाँ नाम भी है दूरस्थ कुंडलित नलिका। वो भाग जो बोमेन कैप्सूल से, बोमेन संपुट से बहुत दूर स्थित है, वक्रीय नलिका का वह भाग जो बोमेन कैप्सूल से बहुत दूर स्थित है, उसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो यू के आकार की संरचना है इसे हम कहते हैं हेनलेलू। जो छन्ने का काम है रुधिर का, वो इनमें भी होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो नेफ्रॉन है वो काम कैसे करता है, उसके अंदर जो रुधिर है वो कैसे छनता है। संरचना आपको समझ में आ गई। दो भाग हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल नलिकाएं। रीनल नलिकाएं का ये 3 भाग, PCT, हेनलेलूप और DCT। ग्लोमेरुलस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बोमेन संपुट। अब बात करेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर जो मूत्र निर्माण की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया के बारे में अब हम जानेंगे। तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया है नेफ्रॉन के द्वारा होती है और उसमें भी 3 पद होते हैं। ये जो क्रिया है 3 पदों में पूर्ण होती है। पहली होती है आपकी परानिस्यंदन, यानी छनना, और बड़े इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े रुधिर के अंदर बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नहीं छनते हैं, छोटे छोटे सारे छन जाते हैं। दूसरा कहलाता है आपका वर्णात्मक अवशोषण, वर्णात्मक अवशोषण, और तीसरा कहलाता है आपका पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, अवशोषण। ये जो मूत्र निर्माण की क्रिया है ये उसके 3 भाग होते हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया के 3 पद होते हैं, के 3 पद, ठीक है। अब जो पहला है परानिस्यंदन की क्रिया, वो नेफ्रॉन के आगे वाले भाग में होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जब ये दोनों मिल जाते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट, इन्हें आपस में हम क्या नाम देते हैं, बोमेन संपुट। इन्हें हम आपस में कहते हैं मेलपिंगी संरचना या नलिका या मेलपिंगी काय, या तो मेलपिंगी संरचना या मेलपिंगी काय। इन दोनों भागों को आपस में मिलाकर हम कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा शरीर है उससे जो पाचन तंत्र के बाद जब हमने खाना खा लिया उसमें से सब प्रोटीन अलग हो गया, अमीनो अम्ल अलग हो गए, वसा अलग हो गई, तो उसके बाद जो रुधिर में वो सब आ गए, उसके साथ साथ यूरिया भी आता है,
वो कहाँ आएगा, अभी अपवाही धमनिका के द्वारा वो इस ग्लोमेरुलस भाग में आएगा। यहाँ वो छन जाएगा जाली जैसी संरचनाओं से, जो केशिकाओं की बनी होती है, धमनियों से ही मतलब बनी होती है जाली जैसी संरचना, और उसे छनकर वो कहाँ जाएगा, ये वोमेन कैप्सूल में। इस रुधिर के अंदर सब कुछ छन जाता है, केवल प्रोटीन के, प्रोटीन जो है वो नहीं छनती, बाकी सब कुछ छनकर यूरिया, ग्लूकोज, जल, वसा, अमीनो अम्ल वो सब छनकर कहाँ जाते हैं, यहाँ पर आपके वोमेन कैप्सूल वाले भाग में आ जाते हैं। और जो शेष रुधिर है वो आपका अभिवाही धमनिका के द्वारा वापस पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। अब इसी तरीके से अब जो छना हुआ रुधिर है, जिसके अंदर अभी क्योंकि हमारे जो रुधिर छन गया है ग्लोमेरुलस से, उसमें क्या क्या बचा हुआ है, उसमें हमारा ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी है, वसा भी है और जल भी है, और ये सब हमारे लिए क्या है, जरूरी है। यूरिया भी है, लेकिन यूरिया हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी तो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, तो हम उन्हें कैसे शरीर से बाहर निकाल दें। हमारा शरीर जो सिर्फ बेकार चीजें उन्हें ही शरीर से बाहर निकालता है, काम की जरा सी भी चीज को वो शरीर से बाहर नहीं निकलने देता। तो अब वो दोबारा से क्या होंगी, अब हमारा दूसरा पद चलेगा वर्णात्मक अवशोषण। वर्णात्मक यानी कुछ स्पेशल, कुछ खास जो हमारे चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो दोबारा से हमारे शरीर के अंदर ही अवशोषित हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है और अमीनो अम्ल हैं वो हमारे काम के हैं, तो हमारा वो शरीर से हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, नेफ्रॉन उन्हें शरीर से बाहर नहीं जाने देता है, वो उन्हें पुनः क्या कर लेता है, उन्हें पुनः वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है। और जल, तो यहाँ पीसीटी वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इस पीसीटी वाले भाग में वो सब आपके पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, या ये कहें कि उनका वर्णात्मक अवशोषण हो जाता है। और वर्णात्मक अवशोषण होने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आपके जो है वो आपके यहाँ पर अवशोषित हो जाते हैं। ये जो आप लाल लाल जो नलिकाएं जैसी संरचना देख रहे हैं, इनके द्वारा, ठीक है, हमारे जो धमनी है अभिवाही धमनी का, उसमें फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं। और उसके बाद जो शेष आपका रुधिर बच जाता है वो कहाँ जाता है, वो आ जाता है इस हेनले लूप में। हेनले लूप में आपका क्या होता है, यहाँ आपका तीसरा पद चलता है पुनः अवशोषण का। यानी हमारे शरीर के अंदर अब क्या बचा, ग्लूकोज भी अवशोषित हो गया पीसीटी में, और वसीय अम्ल भी हो गया। अब जो जल है वो थोड़ा बहुत पीसीटी में हो जाता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, हेनले लूप में। हेनले लूप में जो रुधिर के अंदर जल है वो सारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। आप ये लाल रंग की धमनियां देख रहे हैं, इनके द्वारा वो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और अब हमारे जो यहाँ तक आते आते वो क्रिया पूर्ण हो जाती है पुनः अवशोषण की। अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रुधिर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरिया बचता है, या ये कहें कि अब हमारे शरीर में छनते 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 क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिनके द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। और वो कहाँ आ जाते हैं, वो सब इकट्ठा होकर इस संग्रहित नलिका में आ जाते हैं। और संग्रहित नलिका किससे जुड़ी रहती है, संग्रहित नलिका जो आपका रीनल भाग है आपका उससे जुड़ी होती है। और वो उसमें जो कीप जैसी संरचना हमने देखी थी किडनी के अंदर, उसके अंदर आपका जो किडनी की ऐसी इस टाइप की जो संरचना थी, उसके अंदर ये सब जो नलिकाएं हैं जुड़ जाती हैं। और वो किससे जुड़ी होती है, मूत्र नलिका से। और मूत्र नलिका के द्वारा सारा जो मूत्र है वो एकत्रित होता होता है, धीरे धीरे कहाँ जाता है, मूत्राशय के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो मूत्र का निर्माण है वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। ये जो क्रियाएं हैं, तीनों पद, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इसकी संरचना है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो नेफ्रॉन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार अति लघु में आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके नेफ्रॉन है उसे क्या कहते हैं, या वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, दोनों या कोई नहीं। तो आपको न्यूरॉन नहीं लगाना, न्यूरॉन किसकी है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, मस्तिष्क की। उसके अलावा जब ये जो जल हमने अभी बात करी अवशोषित हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि गर्मियों में जितना भी जल है वो इनके लिए अवशोषित, इनके द्वारा अवशोषित तो हो जाता है हमारे शरीर में। लेकिन गर्मियों में चूंकि वातावरण गर्म रहता है तो हमें और ज़्यादा जल की आवश्यकता रहती है, जबकि सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं। क्यों, क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं उसमें रुधिर में जितना भी पानी है वो दोबारा से शरीर के अंदर इन
धमनियों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो हमारे शरीर में जल की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको ये जो डायग्राम है और जो अभी आपको बताया गया वो सब अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। नोट्स को अच्छी तरह से कॉपी में भी लिखिए और वीडियो को भी देखकर अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ लीजिए। थैंक यू।